तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं वेव स्टार्ट करने से पहले कि वेव क्या होता है। वो क्या बोल रहा है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस which propagates energy and momentum from one place to other without the transport of matter। ध्यान से सुनना, वो क्या बोल रहा है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस है एक जो एनर्जी और मोमेंटम को आगे लेकर के जाता है और मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यस सर। सर एनर्जी का तो सर कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, बट मोमेंटम सर कैसे जाता है? मोमेंटम कैसे जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है ये बताओ। सर मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। और एनर्जी क्या होती है, और वो कौन सी सर वो एनर्जी तो आगे प्रोपोगेट कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सर। टोटल तो एनर्जी इज ये इक्वल। प्रोपोगेट कौन सी कर रहा है, पोटेंशियल कर रहा है कि काइनेटिक कर रहा है। सर ये तो काइनेटिक कर रहा है वेलोसिटी के कारण सर। तो जब वेलोसिटी के कारण कर रहा है तो अच्छा, हाँ सर, हाँ अपने हाँ आप हाँ। मोमेंटम आगे चला गया। यस सर, हाँ हाँ। लेकिन मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है। यस सर। मतलब कि जब हम लोग बोलते हैं कि सपोज कोई एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के पार्टिकल, मतलब वेव को हम लोग ऐसे अज्यूम करके चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमने बहुत सारे वो ले लिए, किसी स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है उसको, कई सारे बॉल्स हैं जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। या एक सेकंड रुकना, शायद मुझे कोई एक अच्छा डायग्राम मिल जाए तो मैं उससे ही तुम्हें दिखाता हूँ, तो वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा। एक सेकंड रुकना जरा। क्योंकि प्रोपोगेशन कैसे होता है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर आगे वाली चीजें समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत लोगों को यही बात नहीं समझ में आती कि वो प्रोपोगेट कर कैसे रहा है। चलो ठीक है, कोई मॉडल यहाँ पे इतना बढ़िया मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं तो, या मैं एक काम करता हूँ, एक छोटी सी इमेज ले लेता हूँ, उसी से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, तो उससे भी थोड़ा वैसे समझ में आ जाएगा। हाँ, ऐसे समझो कि वेव जिस मटेरियल से जा रहा है ना, वो इस तरीके का कुछ मटेरियल है। ये सारे के सारे एटॉम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई स्ट्रिंग भी है तो उसके एटॉम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी तुम सोचो कि अगर ये 0 नंबर पे जो एटॉम है, अगर तुम इसको ऊपर लेके जाते हो ऊपर की तरफ, तो जब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये स्प्रिंग की वजह से ये नंबर 1 वाले पार्टिकल को भी अपनी तरफ खींचेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ये बाकी सब वैसे ही है। अब ये थोड़ा और ऊपर गया, थोड़ा सा और ऊपर गया, तो ये नंबर 1 वाला भी थोड़ा ऊपर आ गया, और ये अब नंबर 2 वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये 1 वाला यहां आ गया, 0 वाला यहां आ गया, और 2 वाला यहां आ गया, और रिमेनिंग जो पार्टिकल है वो एज इट इज रहेंगे। अब मैं इसको थोड़ा नीचे ला रहा हूं, तो जब 0 वाला हल्का सा नीचे आएगा तो 1 वाला मोमेंटम मिलने की वजह से ऊपर चला जाएगा, ऐसा। और ये 1 वाला 2 को ऊपर, 2 इसके साथ कनेक्टेड है तो 2 वाला मोमेंटम की वजह से थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। 2 वाला 3 वाले को अब खींचना चाहेगा अपने पास, तो ये 3 वाला, ये 0 1 2, और ये 3 वाला आगे कनेक्ट। अब हो क्या रहा है देखो, जो 0 वाला पार्टिकल था वो अपनी जगह से बस ऊपर नीचे हो रहा है, ये कहीं आगे नहीं जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर नीचे होने की वजह से इससे कनेक्टेड पार्टिकल भी ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये डिस्टर्बेंस आगे जाना शुरू कर देता है ऐसे करके आगे पार्टिकल में। तो वेव क्या हो गया, वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच propagates energy and momentum from one place to another place without transport of matter। मैटर कहीं नहीं जा रहा, मैटर के पार्टिकल वही है, बट आगे क्या जा रहा है, आगे प्रोपोगेट हो रहा है एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी मिल गई इसको। आगे प्रोपोगेट हो रहा है मोमेंटम, वो भी वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, डिस्टर्बेंस जो ये क्रिएट हो रहा है ये आगे जा रहा है, इसी को हम लोग वेव बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब जब हम वेव की बात करते हैं तो हम बोलते हैं नेसेसरी प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम फॉर द वेव प्रोपगेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलास्टिसिटी का होना वहां बहुत जरूरी है, क्योंकि इलास्टिसिटी होगी तभी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा। इलास्टिसिटी जनरली हम लोग स्प्रिंग से ही दिखाते हैं। तो जब तक मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तब तक वेव प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं है।
दूसरी चीज है इनर्शिया, so that particle can store energy and overshoot their mean position. तो दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास इनर्शिया। इनर्शिया का भी होना वहां पे बहुत जरूरी है, अगर इनर्शिया नहीं होगा तो भी हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। मिनिमम फ्रिक्शन अमंग द पार्टिकल, ये पार्टिकल्स में फ्रिक्शन बहुत कम होना चाहिए, कम से कम, तभी ये इसको प्रॉपर एनर्जी प्रोपोगेट कर पाएगा, नहीं तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगा। एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मतलब मीडियम में कहीं पे भी, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं डेंसर है कहीं रेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा मीडियम यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो वेव प्रोपोगेशन प्रॉपरली हो पाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन, ये क्या होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, ये तो हमने ऊपर ही देख लिया। मटेरियल मीडियम इज एसेंशियल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कि अगर हमारे पास मैकेनिकल वेव है तो उनके लिए मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है, अगर नॉन मैकेनिकल वेव होंगी तो वो उनको मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। मतलब अभी हम लोग जो पानी वाली वेव्स देखते हैं, स्ट्रिंग वाली वेव्स देखते हैं, स्प्रिंग वाली देखते हैं, साउंड वाली देखते हैं, इन सब के लिए मटेरियल की जरूरत है। लेकिन लाइट को हम लोग नॉन मैकेनिकल में डाल देते हैं क्योंकि हमें उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो नॉन मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आ जाती है। थर्ड है when a wave motion passes through a medium, particle of the medium only vibrates simple harmonically, SHM मैंने इसीलिए पढ़ाया था, simple harmonically about their mean position। तो तुम अगर ऊपर देख रहे होगे तो यहाँ पे ये पार्टिकल वन, अगर इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके दिखाऊं इसी चीज को, तो मैं बोलूंगा कि ये जीरो वाला पॉइंट ना नीचे भी आएगा। तो जब जीरो वाला पॉइंट नीचे आ चुका होगा, देखो पहले ये क्या हुआ, पहले ये सबसे पहले देखना कहाँ था, सबसे पहले ये यहाँ पे था, इसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर वहां से थोड़ा नीचे आया, मतलब हम इसकी इस लाइन को मीन पोजीशन मान के चल रहे थे, मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर गया, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे गया, अब ये टूवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा है। अब ये मीन पोजीशन आ गया, ये इसने वन वाले को यहाँ कनेक्ट कर रखा है, वन वाले ने टू वाले को यहाँ कनेक्ट कर रखा है, टू वाले ने थ्री वाले को यहाँ कनेक्ट कर रखा है, और थ्री वाला फोर वाले को अपनी तरफ खींचना चाहता है, रिमेनिंग पार्टिकल ऐसे। तो ये देखो जीरो वाला, वन वाला, टू वाला, थ्री, 1 2 3 4, जीरो वाला पार्टिकल पहले अपने मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर मीन पोजीशन पे वापस आ गया। अब क्या करेगा, ये नीचे जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा है। और इसके साथ जुड़ा हुआ वन वाला भी क्या कर रहा है, वन वाला भी अब थोड़ा ऊपर गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, अब नीचे आया, नेक्स्ट में मीन पोजीशन पे आ जाएगा, वो भी क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। बस जीरो वाले और वन वाले के फेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जीरो वाला जब डिस्प्लेसमेंट ले चुका है तो वन वाला जीरो पे है, मीन पे है, तो इनके फेज में डिफरेंस है। ऐसे ही सारे पार्टिकल अगर देखेंगे कंसेक्यूटिव पार्टिकल, तो सारे कंसेक्यूटिव पार्टिकल के फेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो ये हमने समझ लिया कि हार्मोनिक मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देयर इज अ कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस अमंग सक्सेसिव पार्टिकल्स, ये मैंने जस्ट अभी अभी तुम्हें बताया। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे अगर तुम देखोगे जो पार्टिकल है, जैसे पोजीशन नंबर 1 पे, पोजीशन नंबर 0 पे पार्टिकल है, अभी इन सब की वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे वेव देनी स्टार्ट की तो ये ऊपर आया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेकिन बाकी सबके पास 0 है। ये थोड़ा और ऊपर आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन वन वाले के पास वेलोसिटी आ गई। अब जब ये नीचे आया तो इसके पास वेलोसिटी आ गई, वन वाला एक्सट्रीम पे पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो अगर हम देखेंगे तो अलग अलग पोजीशन पे जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी हमेशा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी, वो केवल नेचर मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगी। ये मैं आगे बताऊंगा, अभी जब वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग, तो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी इज propagated along with the wave motion without any net transport of the medium, ये तो खैर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता देता हूं ये क्या है, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिकल वेव्स। तो नेक्स्ट पॉइंट ये था, अब हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की। तो मैकेनिकल वेव्स क्या है,
द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, जिसका एग्जांपल मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है ना। कौन से वेव्स हैं? स्ट्रिंग वाले वेव्स हैं, वाटर में जो वेव्स आते हैं, साउंड वेव्स आते हैं, सेसमिक वेव्स होते हैं, तो वो सारे के सारे वेव्स जो होते हैं वो मैकेनिकल वेव्स होते हैं। और जिनके लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है वो होते हैं हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये भी मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया। इसके बाद आते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ये समझना जरूरी है कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स देख लेते हैं। नॉन मैकेनिकल बता दिया मैंने, जैसे लाइट है, हीट है, रेडियो वेव्स है, एक्स रेज है, ये सारे मतलब एक स्पेक्ट्रम वाले, गामा रेज, एक्स रेज, ये गामा लिखा हुआ था यहाँ पे, एक्चुअली वो मैंने फॉन्ट चेंज किया इसलिए गामा हट गया यहाँ से, ये गामा रेज। ट्रांसवर्स वेव्स कौन से हैं? पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हो तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन तो करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऊपर मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिखाया है ना, ये वही ऊपर वाला एग्जांपल है जिसमें क्या हो रहा था कि पार्टिकल क्या कर रहा था, वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा था। मतलब अगर तुम ऊपर देखोगे तो अभी देखो यहाँ पे मैंने ये दिखाया था ना सीन, यहाँ पे पार्टिकल का मोशन मैं दिखाने वाला हूँ रेड कलर से। तो पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल यहाँ पे था, पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर पार्टिकल वापस नीचे आएगा, तो पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा पार्टिकल मूव कर रहा होगा। लेकिन जो डिस्टरबेंस प्रोपोगेट कर रहा है वो कैसा कर रहा है, वो मैं दिखाऊंगा ग्रीन से, ध्यान से देखो। डिस्टरबेंस कैसे जा रहा है, डिस्टरबेंस जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है डिस्टरबेंस, मतलब वेव का डायरेक्शन ये है, डिस्टरबेंस आगे की तरफ जा रहा है, जबकि पार्टिकल कैसे उसके परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है। तो जब भी ऐसा मोशन होगा, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ये हमेशा क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ही आगे जाता है, हमेशा क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में आगे जाता है। क्रेस्ट एंड ट्रफ समझ में आता है क्या होता है? यस सर। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता होगा तो मैं एक बार वो भी दिखा देता हूं, तो डायग्राम में थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा। क्रस्ट एंड ट्रफ क्या है, वो ये है, ऐसा मतलब एक बार वो पीक पे जाएगा, फिर एक बार पूरा डेप्थ में जाएगा, पूरा पीक पे जाएगा, फिर डेप्थ में, पीक में डेप्थ में, ऐसे। और अगर हमें इसकी मीन पोजीशन देखनी होगी तो इसकी मीन पोजीशन ये रहेगी, ऐसे। तो इस तरीके से चल रहा होगा, ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। ये जो होता है ना, ये पीक पॉइंट ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने क्रस्ट एंड ट्रफ बता दिए हैं, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव भी बता दिया है। बहुत सारे वेव्स हैं, जैसे स्ट्रिंग में जितने वेव्स होते हैं, या पानी में जो वेव्स आते हैं, रस्सियों में जो वेव्स होते हैं, या किसी रॉड पे अगर तुम हथौड़ी मारोगे तो वहां पे जो वेव्स जनरेट होते हैं, ये सारे के सारे वेव्स जो होते हैं, ये सब हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स ही होते हैं। ये याद रखना है, ये सब ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। अब दूसरा कौन सा वेव होता है, दूसरा वेव होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैंने लिख दिया सब, और ये एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ भी बता दिया। अब दूसरा वेव आता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसा होता है, तो ये समझ लेते हैं भाई कि ये कैसा होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो साउंड है बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि साउंड उसी तरीके से प्रोपेगेट करता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जो पार्टिकल का एसएचएम का डायरेक्शन है वो, और जो वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है वो दोनों सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते वो। दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो अगर ऐसी वेव को हमें समझना होगा तो वो भी हम स्प्रिंग मॉडल से बहुत आराम से समझ सकते हैं। स्प्रिंग मॉडल उसमें भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, दिखा देता हूँ वो वाला, एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझेगा। इसको कहाँ दिखाऊं मैं यार, इसको मैं नीचे दिखा देता हूँ, चलो यहाँ नीचे रहेगा तो हम लोग
मतलब ये रहा इनिशियली वैसा ही होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे, सारे के सारे बॉल्स जो थे, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे थे, लेकिन पहले मैंने ए को प्रेस किया, तो ए को प्रेस करने की वजह से क्या होगा, फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, तो बी और ए एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। फिर बी क्या होगा, बी सी की साइड चला जाएगा, फिर सी और बी एक दूसरे को फिर से प्रेस करेंगे, तो फिर बी यहां पे आएगा और सी इधर डी की तरफ जाएगा। तो मतलब हो क्या रहा है कि जो पार्टिकल्स का एसएचएम हो रहा है, जो पार्टिकल्स का एसएचएम हो रहा है वो भी ऐसा ऐसा हो रहा है, और जो वेव प्रोपगेट हो रही है, यानी डिस्टर्बेंस जो प्रोपगेट हो रहा है, वो भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो केस है कि वेव प्रोपगेशन और पार्टिकल का एसएचएम दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे केसेस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की हेल्प से, जैसे वो क्रस्ट और ट्रफ की हेल्प से जाता है, ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये एकदम प्रेस होकर के आ गया, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। जो दूर हो गए उनको बोलते हैं, जो बहुत दूर हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो compression is a region of medium in which particles are compressed and rarefaction is a region of the medium in which particles are rarefied, दूर दूर चले जाते हैं। साउंड वेव्स इसका एक क्लियर एग्जांपल है। ठीक है, एयर कॉलम, वो जो विसल बजाते हैं हम लोग, वो भी इसका एक एग्जांपल है। These waves can be transmitted through solids, liquid and gases because for these wave propagation volume elasticity is necessary। तो सॉलिड लिक्विड से भी पास करता है, साउंड भी तुम्हें पता होगा कि पास करता है। One dimensional wave energy is transferred in a single direction only। ठीक है, टू डायमेंशनल वेव में क्या होगा, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन अ प्लेन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, जैसे सरफेस ऑफ वाटर पे जा रहा होता है। थ्री डायमेंशनल वेव क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द स्पेस इन ऑल डायरेक्शन, जैसे लाइट एंड साउंड है, तो ये तीनों डायमेंशन में एक साथ जाती है। तो ये कुछ वेव्स हो गए, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग वेव्स, ये देख लेते हैं कि वेव में कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, क्योंकि इनको यूज करना है, एसएचएम को भी यूज करना है, तो इसीलिए मैंने जस्ट एसएचएम पढ़ाया था, और अब इनको भी यूज करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है यार। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स पे चलते हैं यार, क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहले भी तुम लोगों ने पढ़े ही होंगे वैसे। पहला टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ वन वेव। वन वेव का मतलब क्या हुआ कि जब वेव हमने जनरेट करी, तो जब ये एक पूरा ऐसा कंप्लीट हो गया, ये इतना, ये पूरा वन वेव बन गया ना, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये पूरा वन वेव बन गया, इसको हम बोल रहे हैं लैम्डा। अब वो वेव की लेंथ कहीं से भी देखी जा सकती है, तो वन वेव के लिए हम क्या बोलते हैं कि टू पार्टिकल्स, टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज, ऐसा भी बोला जा सकता है। जैसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों सेम फेज में, अगर हम ये वाला पार्टिकल देखेंगे और ये वाला पार्टिकल देखेंगे तो ये दोनों भी सेम फेज में है। ये वाला पार्टिकल देखें और ये वाला पार्टिकल देखें, ये दोनों भी सेम फेज में। तो जो दो सेम फेज वाले पार्टिकल होते हैं, कंसेक्यूटिव पार्टिकल, उनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग द टाइम in which any one particle of the medium completes one vibration about its mean position। जैसे होता क्या है, ऊपर वाले ही केस में जो मैं तुम्हें दिखा रहा था कि ये वाला जो पार्टिकल, जैसे ऊपर वाला केस मैंने दिखाया था तुम्हें, तो उसमें मैंने दिखाया था कि वो पार्टिकल जो जीरो वाला पार्टिकल था, उसमें कई सारे केसेस मुझे और आगे दिखा देने चाहिए थे। मतलब मैंने तुम्हें कैसे दिखाया था कि वो जीरो वाला पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, या उसी पेज पे चलते हैं तो शायद उस पेज पे दिखाना थोड़ा और आसान रहेगा, क्योंकि उस पे आधे डायग्राम तो बन ही चुके थे। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि ये वाला पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया, तो देखो आधी वेव तो बन गई। अब अगर यही जीरो वाला पार्टिकल जो है, ये अब थोड़ा अपनी मीन पोजीशन से और नीचे जाता है, तो क्या हो रहा होगा, तो ध्यान से देखना, थोड़ा और नीचे जाएगा, इधर आ गया। अब ये क्या करेगा, ये वन वाले पार्टिकल को मीन पे ले आएगा, वन वाला पार्टिकल टू वाले पार्टिकल को यहां ले आएगा, टू वाला पार्टिकल थ्री वाले पार्टिकल को इधर ले आएगा, थ्री वाला पार्टिकल फोर को इधर, एंड सो ऑन। ये इतना डायग्राम कंप्लीट हुआ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो वाले पार्टिकल को थोड़ा और नीचे लेकर के जा रहा हूँ। तो अब ये जब जीरो वाला पार्टिकल इधर आ गया, ये वन को इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, देखते जाना बहुत ध्यान से, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा खींचेगा और ये ऐसा खींचेगा। अब ये वाला पार्टिकल, जीरो वाला पार्टिकल वापस जाना शुरू होता है। तो जब ये वापस जाना शुरू करेगा,
तब क्या हो रहा होगा देखते जाओ। ये अब वापस जाना शुरू कर रहा है, 1 वाले पार्टिकल को ये यहां खींच लाया, 2 वाला इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 5 6 7। अब 0 वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। तो तुम्हें अब ये और अच्छी तरीके से ऐसे समझेगा कि 0 वाला अपनी मीन पे आ गया, मतलब अब नेक्स्ट ये ऊपर जाना चाहता है। 1 वाले को ये यहां खींच लाया, 2 वाले को यहाँ पे, 3 वाला यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। ध्यान से देखो, 1 वाला भी ऊपर जाना चाहता है और 8 वाला भी ऊपर जाना चाहता है। 1 वाले ने यहां तक आते आते क्या किया, अपना पूरा एक वो जो ऑसिलेशन था वो कंप्लीट कर लिया पूरा। और 1 वाले ने पूरा एक ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट किया, उतने ही टाइम में ये पूरी एक वेव बन चुकी है, सेम उतने ही टाइम में। और ये पार्टिकल दोनों सेम फेज में, क्योंकि ये भी ऊपर जाना चाहता है और ये भी ऊपर जाना चाहता है। तो जितने टाइम में ये पहला पार्टिकल अपना एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उतने ही टाइम में ये एक वेव जनरेट हो जाती है। ये बात समझ में आई जो मैंने इतने सारे डायग्राम तुम्हें बना करके दिखाए? ये क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। तो वहां पे वो वही चीज बोल रहा है कि एक पार्टिकल जितनी देर में, ये देखा, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, या वेवलेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव ड्यूरिंग द टाइम इन विच एनी वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो जितनी देर में वो अपना पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, ये पूरी वेव अपनी एक वेवलेंथ कंप्लीट कर लेती है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज द वेवलेंथ। वन टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, वही हो गया उसका वेवलेंथ। वन टाइम पीरियड किसका? इस पार्टिकल का वन टाइम पीरियड। In transverse wave motion, lambda is what? Distance between the centers of two consecutive crust। या तो यहां से ले सकते हो, consecutive thrust ले सकते हो, mean position ले सकते हो, या कोई भी दो पॉइंट जिनके बीच में सेम फेज हो। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो वेवलेंथ वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। लॉन्गिट्यूडिनल यस सर। में भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, वहां से हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए भी कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। ये तो बिल्कुल वही सेम चीज है जो हमने एसएचएम में पढ़ी थी कि 1 सेकंड में कितने करेगा। तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है। फ्रीक्वेंसी का अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे, हम बोलेंगे कि टी सेकंड में एक वाइब्रेशन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 सेकंड में करेगा 1/t। सिंपल यूनिटरी मेथड है। और जनरली फ्रीक्वेंसी को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो ये 1/t आ जाता है। मतलब टी और एन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ ट्रेवर्स बाय द वेव इन 1 सेकंड। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। टाइम पीरियड क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये वही पुराना वाला ही डेफिनेशन है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, वो मैंने तुम्हें दिखाई दिया। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, v इक्वल टू एन लैम्डा, तुमने पहले से ही पढ़ रखा होगा। अगर नहीं भी पढ़ रखा होगा तो वो मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे आता है। हम ये बोलते हैं कि t सेकेंड्स में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? ट्रेवर्स अ डिस्टेंस लैम्डा। तो अगर हम वही वाला फॉर्मूला लगाएं कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये लैम्डा इक्वल टू वी टी आ गया। v का वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी लैम्डा बाई टी, और अगर हम 1/t को n डाल दो तो इट इज v इक्वल टू n लैम्डा। डन हो गया। तो हमें रिलेशन भी मिल गया v इक्वल टू n लैम्डा वाला। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो मुझे। ठीक है सर। ठीक है,
तो वेलोसिटी के बारे में वैसे भी मैं तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दे चुका हूं पहले ही, और ये पॉइंट फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, पहले बता चुका हूँ वैसे मैं ये पॉइंट, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन नोट्स में है तो चलो मैं डाल देता हूँ इसको यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी v of the wave in a given medium depends on the elastic and inertial property of the medium, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। Frequency is characterized by the source which produces the disturbance, जो भी source disturbance produce कर रहा होगा उसके ऊपर frequency depend करेगी। Different sources may produce vibration of different frequencies, मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम गिटार बजाओगे तो अलग फ्रीक्वेंसी आएगी और सितार बजाओगे तो अलग फ्रीक्वेंसी आएगी, तो अलग अलग तरीके के जो सोर्सेज होते हैं वो अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। नॉर्मल विसल बजाओगे तो कुछ और फ्रीक्वेंसी आएगी और बांसुरी बजाओगे तो कुछ और फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये वाला फंडा है कि फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड कर रही होगी कि सोर्स कैसा है वहां पे। ठीक है, अब इसके बाद एक टाइप आता है प्रोग्रेसिव वेव का, क्योंकि इसमें बड़े कंसेप्ट बनते हैं कि प्रोग्रेसिव, डिफरेंस पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव्स में डिफरेंस बताओ क्या होता है। ये तुमसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव में क्या डिफरेंस होता है। तो आप पहले जरा समझते हैं प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, और फिर समझेंगे कि स्टैंडिंग वेव क्या होगी, वो बाद में समझेंगे, पहले प्रोग्रेसिव वेव देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, a periodic wave represents a train of identical wave pulses which repeat after a fixed distance and after a fixed interval of time, therefore it is a function of time and distance। ठीक है, मतलब जैसे अपने पास एक रस्सी थी लंबी सी, सपोज ये लंबी सी रस्सी थी और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ से पकड़ के हिलाना शुरू किया। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज ये वाला पॉइंट है, इसको पकड़ के हमने हिलाना शुरू किया, तो ये अब ये पॉइंट क्या करेगा, ये ऊपर नीचे मोशन करेगा। इनिशियली इसका पल्स ऐसे जनरेट हुआ होगा, फिर थोड़ी देर बाद ये पल्स इस तरीके का बन जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये पल्स ऐसा बन जाएगा, और थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये पल्स ऐसा बनता हुआ दिखेगा। और इसी तरीके से अगर तुम देखोगे तो थोड़ी देर में क्या होगा कि तुम्हें इसी स्ट्रिंग में ये पूरे वेव, ये पल्सेस जो है, जो पहला वाला पल्स बना था जो थोड़ा आगे प्रोपेगेट हो गया, अगर हम देखते हैं कि ये पल्स बना, ये थोड़ा आगे प्रोपेगेट हुआ हुआ थोड़ा और आगे हुआ, थोड़ा और आगे हुआ, एंड सो ऑन। तो हो क्या रहा है, a periodic wave represents a train of identical wave pulses, ये identical wave pulses बन रहे हैं which repeat after a fixed distance। अब देखो यहां से जब यहां तक आ चुके होंगे तो एक डिस्टेंस के बाद क्या हो रहा है, ये फिर से रिपीट होने लगते हैं ऐसे। Therefore, it is a function of time and distance। अब हो क्या रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस का फंक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, और डिस्टेंस हमने लिया है x, ये याद रखना। जैसे मैं यही ट्रांसवर्स वेव तुम्हें दिखा रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं कि ये ट्रांसवर्स वेव है सपोज, तो ट्रांसवर्स वेव एक्चुअल में है क्या, ये एक तरीके का डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस है, किसका डिस्टरबेंस है, ये पार्टिकल का डिस्टरबेंस है, जितने भी पार्टिकल है उनका डिस्टरबेंस है। तो वेव की पोजीशन फाइंड करने का मतलब क्या है कि किसी भी मोमेंट पे, मतलब किसी भी टाइम पे, अगर मैं बोलूं कि यहां से ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन कर रहा है, तो तुम्हें पता चल जाए। मतलब हमें एक ऐसी इक्वेशन फ्रेम करनी है जिसमें हम टाइम भी डाल सकें और डिस्टेंस भी डाल सकें, सो दैट सारे पार्टिकल की जो पोजीशन है, मतलब ये वाई एक्सिस वाली पोजीशन है, ये हमें मिल जाए। जो ऐसी वेव होती है जो प्रोग्रेस करती रहती है, इसी को हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन फाइंड जब हमें करनी होती है, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि किसी भी टाइम पे किसी भी डिस्टेंस पे कोई भी पार्टिकल, मतलब जितने भी पार्टिकल है सबको हम ले रहे हैं, किसी भी टाइम पे किसी भी डिस्टेंस पे किसी कोई भी पार्टिकल उठाओ और उसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हें मिल जाए। हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी होती है इस वेव के लिए। यहां तक जो भी मैंने बोला है उस बात को समझने में किसी को भी कोई डिस्टेंस, किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो यार। ठीक है सर। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जनरल फॉर्म बना रहे हैं वेव का। और देखना, वेव का इक्वेशन याद कर लोगे ना तो कोई क्वेश्चन तुमसे छूटने वाला नहीं है, बस समझ लेना अच्छी तरीके से। एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं
इवन जेई मेंस में भी एक एक लाइन तक के क्वेश्चन आ जाते हैं अगर वेव समझ में आ जाए तो। द जनरल फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग अ वेव पल्स ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय दिस। ये है। अब y के ब्रैकेट में हमने डाला है x एंड t, तो ये x और t हमने इसलिए डाला है क्योंकि y क्या है, y है ये वाला इधर से इधर वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, और ये डिस्प्लेसमेंट किसका किसका फंक्शन है, ये x का भी फंक्शन है और ये टाइम का भी फंक्शन है, क्योंकि मैंने बोला है कि किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे, तो हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। तो वो फंक्शन हमने ऐसा दिखाया f, और मैंने क्या बोला x माइनस vt, ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक फंक्शन आ रहा है। In a periodic wave, the displacement repeats itself after a fixed periodic length lambda and after a fixed periodic time interval t। मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद भी वो अपने आप को रिपीट करेगा, और लैम्डा के बाद देखो लैम्डा कितना डिस्टेंस हो गया, यहां तक का डिस्टेंस हो गया, इसके बाद भी रिपीट कर रहा है, और यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लग रहा है, वो टाइम हमें ये लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने टाइम के बाद और इतनी डिस्टेंस के बाद वो रिपीट कर रहा है, इसके लिए हमने ऐसा फंक्शन बनाया है। हार्मोनिक वेव्स, अब क्योंकि यहाँ पार्टिकल का मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हार्मोनिक वेव्स आर दोस पीरियोडिक वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अंडरगो एसएचएम। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे एसएचएम होने वाला है। देयरफॉर द फंक्शन एफ, यानी ये वाला फंक्शन, ये या तो साइन का फंक्शन होगा या फिर कोसाइन का फंक्शन होगा, क्योंकि एसएचएम हो रहा है। The waves propagate in forward direction of the medium with the finite velocity, ये बिल्कुल क्लियर है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाता है। एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसमिटेड, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसमिट होता है। हमें बस आगे जाकर के क्या बनाना है, हमें बनानी है इसकी इक्वेशन। तो एनर्जी और मोमेंटम के बारे में तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था। अब हम जरा बनाएंगे इक्वेशन। इक्वेशन थोड़ा ध्यान से समझना भाई, और अगर इक्वेशन समझने में कहीं भी डाउट आ रहा हो तो मुझे पूछ लेना किसी भी जगह पर। चलो इक्वेशन देखते हैं। ठीक है। इन प्रोग्रेसिव वेव इक्वल चेंजेस इन प्रेशर एंड डेंसिटी अकर्स। हाँ वो भी ठीक है, क्योंकि मीडियम हमने पहले ही बोला है होमोजेनियस मीडियम होना चाहिए, कहीं डेंसर कहीं रेयर नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉइंट क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था, ऊपर मैंने बोला था कि y x और t का फंक्शन होता है, x माइनस वी टी करके उसको लिखा जा सकता है, और फंक्शन f जो होगा वो साइन के हिसाब से चलेगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे जो फंक्शन बनाया, इक्वेशन बनाई, वो बनाई y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको जरा ध्यान से समझना। ए क्या है, ए है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। वाई है डिस्प्लेसमेंट, वाई के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है वो। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एन फ्रीक्वेंसी है, के प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जो थोड़ी देर में मैं बता दूंगा कि क्या होता है। यहाँ पे कहीं के यूज हो रहा होगा, ये यूज हो रहा है, के प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। टी होता है टाइम पीरियड, तुम्हें पहले ही पता है। लैम्डा होता है वेवलेंथ, ये भी तुम्हें पहले पता है। और v होती है वेव वेलोसिटी, मैंने बता दी है। t है इंस्टेंटेनियस टाइम, x है पोजीशन। अब जरा देखते हैं यार, ये इक्वेशन जो हमने बनाई है, इस इक्वेशन को बनाने का रीजन था क्या। इस इक्वेशन को बनाने का बिल्कुल एक सिंपल सा रीजन ये था। अगर हम किसी भी एक इक्वेशन से उठा करके देखें, वैसे तो कहीं से भी उठा करके देखोगे तो भी ये बनेगा, लेकिन हम ऐसे देखते हैं कि कोई अगर एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, जो ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो तुम बोलोगे कि सर इसका इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी, यही होना चाहिए इसका इक्वेशन। मैं बोलता हूं कि यार पता है, ये वाला जो पार्टिकल मोशन कर रहा है ना, जैसे यहां दिखाता हूं इसको, इधर नहीं इधर दिखाता हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो मोशन ये वाला पार्टिकल कर रहा है ना, वही सेम मोशन लैम्डा के डिस्टेंस के बाद एक और पार्टिकल है, वो भी ऐसा ही मोशन कर रहा है, सेम मोशन। तो अब हम उसको कैसे करें, उसको हम उसके लिए हम क्या करें, तो हम बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है कि अगर वो सेम मोशन वो पार्टिकल कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे या तो +2 पाई आ जाए या -2 पाई आ जाए। अब क्योंकि तुम इधर शिफ्ट कर रहे हो तो -2 पाई आना चाहिए, तो मैंने बोला 2 पाई, और मुझे x भी डालना था, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि x का डिस्टेंस अगर हम लैम्डा लेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 पाई आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स करूंगा ना,
और x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लैम्डा डाल दूंगा तो देखो ये लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे और ओमेगा माइनस 2 पाई ये बन जाएगा। ओमेगा टी माइनस 2 पाई करोगे तो वो साइन ओमेगा टी आने लगेगा। इस तरीके से हमने ये पहला इक्वेशन बनाया है। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आता है कि इक्वेशन कैसे बना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस इतना याद रखो कि लेफ्ट से राइट में अगर वेव प्रोपेगेट कर रही है तो उसकी इक्वेशन होती है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। के क्या है? यही है 2 पाई बाय लैम्डा, जिसको हम लोग ये बोल रहे थे ना प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वो के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। अब इसी इक्वेशन को हम इतने फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स लिख सकते हैं। अगर ओमेगा की जगह पर तुमने 2 पाई बाय टी डाल दिया और 2 पाई कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, अगर तुमने 2 पाई बाय लैम्डा पूरा कॉमन निकाल लिया तो वी टी माइनस एक्स बन सकता है। अगर ओमेगा कॉमन निकाल लिया तो टी माइनस एक्स वाई भी बन सकता है। ये सब के सब कैसे हैं? सब एक ही जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही इक्वेशन है, बस हम उसमें वैल्यूज इधर उधर कर करके नए नए इक्वेशन बनाते जा रहे हैं। बाकी सारे इक्वेशन एक ही फॉर्म के हैं। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। अब वो क्या बोल रहा है? इफ द साइन बिटवीन टी एंड एक्स टर्म्स इज नेगेटिव द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर हम ये वाली ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते हैं तो ये लेफ्ट से राइट मतलब पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जाती है, और अगर हम यहाँ पे प्लस के कर लेते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ साइन और कॉस फंक्शन, दैट मींस आर्गुमेंट ऑफ साइन और कॉस फंक्शन, दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसी को हम बोलते हैं फेज। ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा फेज हो जाता है, फेज ऑफ वेव। द कोफिशिएंट ऑफ टी गिव्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो तो तुम्हें पहले ही पता है, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय टी होता है। और ये जो है ये प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, इसको वेव नंबर भी बोलते हैं, ये 2 पाई बाय लैम्डा होता है। द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स गिव द फेज वेलोसिटी। तो v जो होता है दैट इज ओमेगा बाई के। वो भी समझना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसे देखोगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 पाई बाय टी, और k का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 पाई बाय लैम्डा। अगर इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो लैम्डा बाई टी क्या होगा? वो हमें वेलोसिटी दे देगा, वेव वेलोसिटी। इफ व्हेन अ गिवन wave passes from one medium to other medium, its frequency does not change। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा? चेंज आएगा उसके एम्पलीट्यूड में। दूसरी चीजों में भी आ सकता है बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, some related terms to wave progression। wave number, the number of waves present in one unit length is defined as the wave number। तो ऊपर यार एक ये जो वेव नंबर इसने लिख रखा था ना 2 पाई बाय लैम्डा, इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट ही याद रखो, वेव नंबर याद मत रखो, क्योंकि वेव नंबर में तुम बार बार कंफ्यूज होगे। वेव नंबर एक्चुअली ये रहता है, यही करेक्ट है, इसको वेव नंबर में मत याद रखना। प्रोपगेशन कांस्टेंट के दैट इज 5 बाई, वो तो खैर तुम्हें ऊपर मैंने बता ही दिया कि क्या है प्रोपगेशन कांस्टेंट, उसमें तो इतना देखने की जरूरत भी नहीं है। वेव वेलोसिटी मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, फेज और फेज डिफरेंस भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। एक लास्ट टर्म जरूर मुझे बताना है, दैट इज दिस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, तो वो मैं बस तुम्हें एक बता देता हूं। वो यहां से आएगा। सो वेव वेलोसिटी मैंने तुम्हें पहले बता दिया, फेज एंड फेज डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फेज क्या होगा और फेज डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, फेज डिफरेंस, हाँ चलो चलो चलो, एक चीज ये किसी ने मुझे लास्ट टाइम पूछी थी कि सर फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है? तो वो भाई ये होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, इसको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। कैसे समझेंगे हम इसको ये समझेंगे कि लैम्डा का डिस्टेंस जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमें 2 पाई का फेज डिफरेंस दिखाई पड़ता है। ठीक है, लैम्डा का, अच्छा अभी तो हम लोग, सॉरी मैं लैम्डा और इसमें आ रहा हूं ना, तो मैं एक्चुअली फेज और पाथ में देख रहा हूँ रिलेशन। तो मैं यहां से जो रिलेशन बना रहा हूँ वो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में बता रहा हूँ।
कि लैम्डा का पाथ ट्रेवल किया तो 2 पाई का फेज डिफरेंस आया। तो अगर ऐसे सोच करके देखो कि मैं x का पाथ ट्रेवल करूंगा तो फेज डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स का। ध्यान से समझना, लैम्डा का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो 2 पाई का फेज आता है, तो x का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स आना चाहिए। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये x का डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से जो हम ये निकाल रहे हैं, ये क्या निकाला हमने? ये निकाला है पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस, कि x का डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से कितना फेज डिफरेंस आया। तो हम बोलेंगे कि डेल्टा फाई अगर हमें निकालना होगा तो हम बोलेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, सॉरी फेज निकाला, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ऐसा बोलेंगे। डेल्टा फाई फेज डिफरेंस निकालना है तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, और अगर डेल्टा एक्स निकालना होगा तो हम बोलेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा फाई। और वही सेम रिलेशन इस पे भी बना सकते हैं कि हम बोलेंगे कि टाइम टी में हमें फेज डिफरेंस मिलता है 2 पाई का, तो बताओ स्मॉल टाइम टी में कितना फेज डिफरेंस मिलेगा? तो तुम बोलोगे इट विल बी 2 पाई बाय टी इनटू स्मॉल टी। मतलब अगर यहां हमें फेज डिफरेंस निकालना होगा तो हम बोलेंगे 2 पाई बाय टी इनटू डेल्टा टी, और अगर इसी डेल्टा टी और डेल्टा फाई में डेल्टा टी को इन टर्म्स ऑफ फाई निकालना होगा तो हम बोलेंगे टी अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा फाई। और इसी तरीके से टाइम डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में भी रिलेशन बना सकते हैं। तो ये 3 रिलेशन होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किसी को ये रिलेशन समझने में कोई डाउट हो तो बोलो। है कोई डाउट यार? नो सर। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमें यूज करना होता है बार बार, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, इसको याद रखना। अब इसके बाद एक और लास्ट फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसके डेरिवेशन में हम घुसेंगे नहीं क्योंकि तुमसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, लेकिन वो ये बोला है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। वी वेलोसिटी, रो डेंसिटी, ए तुम्हारा एम्पलीट्यूड, एन एन हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि आगे साउंड वाउंड की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके अलावा इंटरफेरेंस को भी समझने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम लोग साउंड वेव्स पे। क्या होता है सर वही सर, वेव है, वेव में सर एनर्जी साउंड के फॉर्म में सर ट्रैवल करेगा। साउंड के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, जो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में हाँ करेगा, सर। जिसके लिए हाँ। ह्यूमन ईयर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जो इंसानों को सुनाई पड़ता है, जैसे तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो और तुम्हारे आसपास के लोग 20 तुम्हारी हर्ट्ज से आवाज सुन पा रहे 20,000 हो, हर्ट्ज। साउंड वेव्स बोलते हैं। ऑडिबल रेंज इंसानों के लिए क्या है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज, यस सर। हाँ, ये ऑडिबल रेंज है इंसानों के लिए। और 20 हर्ट्ज से नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। यार ये सब नाम याद रखना, वहां पे सब पूछे जाते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे जो होता है वो होता है इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और 20 हर्ट्ज के ऊपर जो वेव होता है वो होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ह्यूमन ईयर्स जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों को नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्रिएचर्स कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक को, जैसे मॉस्किटो, डॉग, बैट, ये सब जो होते हैं ना, ये अल्ट्रासोनिक को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद सुपरसोनिक का नाम सुना है? हाँ सर, सुना है सर। क्या होते हैं वो? सर वो 20 किलो हर्ट्ज से भी बहुत ज्यादा सर, वो ग्रेटर वाला। नहीं यार, सुपरसोनिक स्पीड होती है जिन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड स्पीड ऑफ सर साउंड वो से ज्यादा जेट होती है। वगैरह। हाँ सर, सुपरसोनिक जेट। हाँ, सुपरसोनिक जेट जैसे होता है, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड, या सुपरसोनिक जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं हम सुपरसोनिक।
चलो ठीक है, अभी सुपरसोनिक वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और साउंड वेव का रिप्रेजेंटेशन भी नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे आगे। आज क्योंकि सर इसी में शायद कुछ सोनिक बूम भी होता है। हाँ, सोनिक बूम भी सुपरसोनिक में ही जनरेट होता है, बिल्कुल।